नमस्कार दोस्तों। जो टेस्ट सीरीज़ संस्थान के द्वारा कराई जा चुकी हैं उसी का हम लोग वीडियो एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, जिससे आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सकें और जो भी आपके डाउट्स हों वो एक्सप्लेनेशन के साथ भी क्लियर हो सकें। यह वीडियो हम लोग बहुत तेज़ी से बनाते हैं जिससे आपको रिकॉल हो सके कि आपने पिछले क्या किया है। अगर आपने टेस्ट ज्वाइन भी नहीं किया है तो भी आपके लिए लाभकारी हो। समय बहुत कम है, जितना अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए लाभकारी होगा। ठीक है, तो इकोनॉमी टेस्ट सीरीज़ थी। इकोनॉमी का टेस्ट, इसका आपने पीडीएफ देखा होगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हुए तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्रोतों में किन स्रोतों का प्रयोग कर सरकार राजकोषीय घाटे का वित्तीय कर सकती है। राजकोष की घाटे के बारे में पूछ रहा है। जबकि जानते हैं आप सकल राजकोष की घाटा बराबर क्या होता है, निवल घरेलू ऋण, ठीक है, प्लस आरबीआई से प्राप्त ऋण और प्लस विदेशों से प्राप्त ऋण। ये होता ही है, उसी के बारे में पूछा गया है। ये तो आप पहले ही मैं बता दिया कि कौन से इनमें से सही है, और ये तीनों चीज़ आपको दिया गया है। तो सकल राजकोष की घाटा का सूत्र ही यही होता है, निवल घरेलू ऋण प्लस आरबीआई से प्राप्त ऋण प्लस विदेशों से प्राप्त ऋण। तो अर्थात ऑप्शन डी। ये आप लोगों ने देखा होगा, इसलिए फास्ट तरीके से बताया जा रहा है। इसमें अगला है आपका कि आयात प्रतिस्थापन नीति का अर्थ क्या है। आपके पास ऑप्शन है, एक ऐसे देश से वस्तुओं का आयात करना जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में तुलनात्मक लाभ प्राप्त हो। प्राथमिक उत्पादों के आयात को प्रतिस्थापित करने के लिए विनिर्मित उत्पादों का आयात करना। आयात को घरेलू उत्पादन से प्रतिस्थापित करना, या अनुकूल व्यापार संतुलन की प्राप्ति हेतु निर्यात में वृद्धि करना। तो दूसरे का जो सही प्रश्न है, आप जानते हैं औद्योगिक नीति से संबंधित है। यह है क्या कि आयात को घरेलू उत्पादन से प्रतिस्थापित करना। ठीक है, ये आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपका तीसरा कि वस्तु और सेवा कर जीएसटी से बारे में, कि यह किस प्रकार, इस पर विचार करना है कि यह क्या है जीएसटी। ठीक है, यह एक प्रकार का मूल्य वर्धित कर है या जीएसटी के अंतर्गत वस्तुओं के उपभोग पर लगाया जाता है। यह वस्तुओं और सेवाओं के आयात पर नहीं लगता है। कौन सही है, आप सब जानते हैं जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसे ही बोला जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन ए। ये और ये दोनों फॉलो करते हैं। ठीक है, जो जीएसटी वर्तमान में लगाई जा रही है वह केंद्र और राज्य दोनों करों को मिलाकर एकीकृत लगाया जा रहा है, ये आप जान ही रहे हैं। और वस्तु के निर्माण या वस्तु की बिक्री और सेवाओं के प्रावधान पर लगाने वाला वर्तमान कर जो है, उसी के विपरीत जो है अवधारणा के जीएसटी वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति पर लागू होता है। यह जीएसटी की पूरी है। वो यह वस्तु और सेवाओं के आयात पर नहीं लगता, यह गलत कथन है, यह वहाँ भी लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा चौथा कि विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ये अपने आप में एक फुल प्रश्न है कि इसके उद्देश्य वैश्विक संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना और पर्यावरण की रक्षा करना है। दूसरा, इसका उद्देश्य अपने सदस्यों के अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संतुलन में हो रही असंतुलन की मात्रा को कम करना है। या इसका उद्देश्य एक नियम आधारित व्यापार व्यवस्था को स्थापित करना है जिसमें राष्ट्रों द्वारा व्यापार पर मनमाने प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते। कौन से कथन सही है, यही पूछा है। 1 2 1 3 2 3 या 1 2 3। तो आप जानते हैं WHO की स्थापना कब हुई थी, 1995 में हुई थी, ये आप जान ही रहे हैं। तो इसमें ये खुद एक फुल प्रश्न है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी, 1 और 3 सही है इसमें। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है सी। इसे शुरू में गार्ड के नाम से जाना जाता था। ठीक है, गार्ड जिसे बोलते थे जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक, इसी का परिवर्तित रूप यह है। 1948 में 23 देशों के साथ इसकी स्थापना हुई। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि एक आनुपातिक आयकर को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। आनुपातिक आय को ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, संतुलित बजट, सिन टैक्स या पिगोमियन टैक्स। तो इस सभी आप जान रहे हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर बोला जाता है। ये वे आर्थिक नीतियाँ और कार्यक्रम हैं जो सरकार या नीति निर्माताओं के व्यक्तिगत हस्तक्षेप के बिना, मतलब व्यक्तिगत हस्तक्षेप नहीं होगा, और उसके द्वारा किसी देश की आर्थिक गतिविधियाँ जो होती हैं उसके उतार चढ़ाव को यह क्या करते हैं, प्रतिसंतुलित करते हैं। ठीक है, और सबसे अधिक जो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर हैं वह कारपोरेट व व्यक्तिगत कर तथा अंतरण प्रणाली जैसे बेरोजगारी हो, बीमा और वेलफेयर आदि से होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि
इंस्टेंट। अगला प्रश्न है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बारे में पूछ रहा है कि यह होता क्या है। ठीक है, कि यह म्यूचुअल फंड जैसे संस्थान होते हैं जो रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश को सुगम बनाते हैं। और दूसरा है, यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित किए जाते हैं। कौन सही है इसमें? एक, दो, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो ये प्रश्न के लिए दोनों ऑप्शन आपके सही है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या होगा? सी। इसमें खुद एक विस्तृत प्रश्न है ये, तो इसका एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। जो विस्तृत प्रश्न है उसमें एक्सप्लेनेशन करने की हमें आवश्यकता नहीं समझ में आ रही है। बाकी जो समझ में आएगा हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, अगला है, अब जैसे ये भी अपने आप में बड़ा प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय लेखा हेतु निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधियों का उपयोग नहीं किया जाता है? उपभोग विधि, मूल्य वर्धित विधि, निवेश विधि, इसमें से कौन विधि का प्रयोग नहीं करते हैं? ठीक है, तो आप जानते हैं कि किसका किसका नहीं करते हैं? उपभोग विधि और निवेश विधि, इन दोनों का यह सही उत्तर है कि उसमें कौन सा उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अब किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा 3 तरीके होते हैं। एक होता है व्यय विधि, ठीक है, यही बताने वाली बात है। दूसरा है आय विधि, आय और व्यय दोनों विधियाँ। और तीसरा है मूल्य वर्धित विधि। यही 3 विधियों का गणना किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, तो इसका समझ गए ना कि 1 और 3 नहीं है, मूल्य वर्धित विधि होता है, आय विधि होती है, व्यय विधि होती है। राष्ट्रीय कृषि बाजार नैम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। नैम के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, यह कृषि उत्पाद के लिए एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, नैम, अगर आप जान रहे होंगे। और दूसरा है कि इसे एक केंद्रित क्षेत्रक योजना के रूप में लागू किया जाएगा। और तीसरा, यह सभी राज्यों पर बाध्यकारी होगा। इसमें से कौन से सही है? तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन 1 और 2, यानी अर्थात ऑप्शन ए। तीसरा इसलिए है कि यह जो राज्य हैं इस पर बाध्यकारी नहीं है, अपने इच्छा अनुसार इसको ले सकते हैं। ठीक है, मौजूदा जो एपीएमसी है इसको समाप्त करने की कोशिश यह नहीं करता है, बल्कि यह क्या करता है? कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार निर्माण हेतु जो भी उत्पाद होता है उसे समितियों और अन्य बाजारों स्थलों पर यह नेटवर्क बनाने पर जोर देता है। तो राज्य स्वेच्छा से इसका ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, ये एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना होती है, ये आप जान ही रहे हैं। ये अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड पोर्टल भी है। ठीक है, अगला है कि फिएट मनी। फिएट मनी क्या है? अब उसके बारे में पूछा है कि इसका स्वयं का आंतरिक मूल्य नहीं होता है फिएट मनी का। और क्या है कि किसी भी लेन देन के भुगतान हेतु यह देश के किसी भी नागरिक द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो फिएट मनी के बारे में पूछा है कौन सही है? 1, 2, दोनों या तो ये जो फिएट मनी के बारे में बात की गई है दोनों सही है। ठीक है, फिएट धन में सोने या चांदी के सिक्के की तरह आंतरिक मूल्य नहीं होता, किसी भी प्रकार का हो, किसी भी प्रकार के अंतर्निहित मूल्य नहीं होने के कारण सरकार द्वारा इसकी गारंटी नहीं दी जाती है। जैसे उदाहरण में अगर आप देखेंगे तो जो विमुद्रीकरण हुआ है अभी हाल में, 500, 1000 रुपये के नोट की गारंटी वापस ले ली। ठीक है, तो आंतरिक मूल्य न होने के कारण ये नोट बेकार हो गए। ठीक है, तो ये दोनों बातें फॉलो करता है फिएट मनी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन व्यापार संतुलन, व्यापार को संतुलित करने के घटक कौन है, वही पूछ रहा है। वस्तुओं का व्यापार, सेवाओं का व्यापार या निवल हस्तांतरण? तो आप प्रश्न थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आता होगा आपको कि ऑप्शन ए केवल वस्तुओं के व्यापार पर ही व्यापार व संतुलन होता है। सेवा व्यापार और निवल हस्तांतरण जो भी होता है उसे जोड़कर हम चालू खाता राशि प्राप्त कर सकते हैं। बस सेवा व्यापार को अदृश्य व्यापार के रूप में जाना जाता है, आप जान ही रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय संस्था के बारे में पूछा है कि ये ऐसे संस्थान हैं जिनकी विफलता से विस्तृत वित्तीय व्यवस्था और अर्थव्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न होता है। पढ़ते चले, क्या सही है? और इन संस्थानों को विफलता से निपटनी है तो एक अंतर्निहित संप्रभु गारंटी प्राप्त है। और तीसरा है कि भारत में आरबीआई ने आईसीआईसीआई और एसबीआई बैंकों को घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक के रूप में घोषित किया है। तो इसमें सही क्या है? 1 सही है, 2 सही है, 1, 2 सही है, या 2, 3 सही है, 1, 3 सही है, या तीनों सही है?
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह आपका ऑप्शन डी, ये तीनों सही है। ठीक है। ये 2015 में आरबीआई ने पहली बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई को क्या किया था, घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों के रूप में इन्हें घोषित किया था। ठीक है। तो जो दिए गए हैं कथन, ये इन्हीं के बारे में, तीनों के बारे में सही। ये अपने आप में एक भरा पूरा प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन सा टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? टैरिफ क्या है और नॉन टैरिफ के बारे में पूछ रहा है। ठीक है। तो टैरिफ आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है, जबकि नॉन टैरिफ वस्तुओं का मुक्त परिवहन है, ये होता है। या टैरिफ आयात और निर्यात पर लगने वाला एक सामान्य प्रतिबंध है, जबकि नॉन टैरिफ सूचीबद्ध वस्तुओं सेवाओं पर लगने वाला कर है। टैरिफ जो होता है वह आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है, जबकि नॉन टैरिफ व्यापार पर लगने वाला गैर कर प्रतिबंधों का एक स्वरूप। तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही आपका सही उत्तर है कि टैरिफ जो है ये आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है, और नॉन टैरिफ जो है व्यापार पर लगने वाला गैर कर प्रतिबंधों का एक स्वरूप। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कारकों में, जो कारक दिए हैं, भारत में नौकरियों को आउटसोर्सिंग में जो वृद्धि हुई है उसका कारक क्या है? संचार के तीव्र संसाधनों में वृद्धि ने, भारत में कुशल श्रम शक्ति की उपलब्धता ने, भारत में कर्मचारियों की कम पारिश्रमिक दर ने। तो ये एक समझिए, अगर आप माइंड थोड़ा सा भी अगर दैनिक चीज़ों से जुड़े होंगे तो ये प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा, ये तीनों चीज़ें हैं जो आउटसोर्सिंग में वृद्धि हो रही है। लोग यहाँ आकर अपना कंपनियाँ खोल रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, या बाहरी लोग आके यहाँ जॉब कर रहे हैं, उसका यही है कि कर्मचारियों, जो यहाँ के कर्मचारी हैं, उनकी क्या है, पारिश्रमिक बहुत कम है, उन्हें बहुत कम, अदर देशों की अपेक्षा कम परिश्रमी में यह संतुष्ट रहते हैं। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है आपको। यह केवल ग्रीनफील्ड परियोजना से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया एक कोष है। ठीक है। अगला है कि इसके केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। केवल एक, दो, दोनों, या न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह क्या है, ऑप्शन डी, दोनों नहीं सही। ठीक है। यह क्या होता है कि प्रत्यक्ष निवेश करने की क्षमता के साथ निधियों की निधि के रूप में परिकल्पित किया जाता है। किसे? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को। ठीक है। इसकी घोषणा अगर आप देखेंगे तो कब की गई थी, 2015-16 के बजट में इसके बारे में बताया गया। यह सेबी के साथ श्रेणी मतलब वैकल्पिक निवेश के रूप में पंजीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रभावी राजस्व घाटा क्या है, उसी के बारे में पूछा है। राजकोषीय घाटा से निवल ब्याज भुगतान को घटाना, कुल राजस्व व्यय से कुल राजस्व प्राप्तियों को घटाना, पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए प्राप्त अनुदान से राजस्व को घटाना, या कुल सरकारी व्यय में से कुल सरकारी प्राप्ति घटाना। तो ये आपको प्रूफिंग पूछा है, ये सूत्र आप सभी को मालूम होगा, ऑप्शन सी होगा। पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए प्राप्त अनुदान से राजस्व को घटाने से ही क्या होता है, प्रभावी राजस्व घाटा। अब औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो औद्योगिक नीति थी उस पर विचार करने के लिए कहा गया है। आइए विचार करते हैं कि क्या बात है। यह नीति पहली पंचवर्षीय योजना की आधारशिला बनी। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस नीति का प्रयोग किया गया, और इस नीति ने किसी भी उद्योग में निजी क्षेत्र के प्रवेश पर रोक लगा दी। इसमें कौन से सही है यही पूछा है। 1, 3 सही है, 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 2 सही है। ठीक है। तो जानते हैं, पहला तो ऐसे ही गलत हो गया, 1956 सही समझ सकते हैं, पहली पंचवर्षीय का कोई मॉडल ही नहीं था उस समय। ठीक है। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी यह इसकी आधारशिला बना। इसमें सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक स्वरूप प्रदान करने के लिए निर्माण का प्रयास किया गया। ठीक है, पहले में नहीं। पिछड़े क्षेत्रों के उद्योग और हाँ, यह पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस नीति का प्रयोग किया गया था, और इसने किसी भी उद्योग में निजी क्षेत्र के प्रवेश पर इन्होंने रोक नहीं लगाया था। अर्थात इसका जो मोटो था वह केवल क्या था, बी,
ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रीन जीडीपी के संबंध में सही है। अब ग्रीन जीडीपी की बात कर रहा है। यह पर्यावरणीय क्षेत्र के समायोजन के बाद जीडीपी के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है। यह पारिस्थितिक तंत्र में ग्रीन हाउस प्रभाव की वृद्धि को नियंत्रित करने का एक तरीका है। यह जीडीपी का हिस्सा है जो वनीकरण संबंधित प्रयासों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह जीडीपी के रूप में जैव विविधता के नुकसान के आर्थिक परिणामों की गणना करता है। तो देखने में ही सही लग रहा है कि यह पर्यावरण क्षति के समायोजन के बाद जीडीपी के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला शब्द है, यानी अर्थात ए। अगला है कि मूल स्थिरीकरण कोष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन क्या है कि यह केवल शीघ्र नष्ट होने वाली कृषि और बागवानी वस्तुओं की खरीद के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य के एक भाग के रूप में घोषित किया गया है। इसमें पूछ रहा है कौन से सही हैं, एक दो या एक दो में से कोई नहीं, तो ऑप्शन डी कोई इसमें से कोई सही नहीं है। ठीक है। जो मूल स्थितीकरण कोष है उसका अर्थ क्या है कि चयनित वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक अस्थिरता समाप्त करने के उद्देश्य से इस फंड का क्या किया गया है, निर्माण। ठीक है। जब 2015 में कृषि नष्ट और बागवानी की चीज़ें खराब हुई तो उसके बाद ही इसका क्या हुआ था, सृजन किया गया था। शुरू में जब यह था वह किस पर केवल लगा था, आलू और प्याज की कीमतों पर स्थितीकरण करने संबंधी प्रयासों तक सीमित था। तो याद रखिएगा 2015 भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 19 निम्नलिखित में से कौन सा बैंकिंग संस्थान ग्रामीण आबादी को प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक या नाबार्ड, कौन से सही है, कौन कौन इनको ऋण देता है। ठीक है। तो इसमें से सही कौन सा है, वह है आपका मतलब कि आबादी को प्रत्यक्ष ऋण जो प्रदान करता है, ये तीनों वाणिज्यिक, क्षेत्रीय और भूमि, यानी अर्थात ऑप्शन सी। जो नाबार्ड है इसको छोड़कर बाकी सभी प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किन बैंकों द्वारा बैंकिंग करस्पॉन्डेंस के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। किसे बैंकिंग करस्पॉन्डेंस के रूप में। आपके पास ऑप्शन है सहकारी समितियों को, या गैर सरकारी संगठनों को, या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा गैर सरकारी संगठनों को और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को। ठीक है, ऑप्शन सी। जो करस्पॉन्डेंस होता है इसका मतलब ही एक ऐसी संस्था या व्यक्ति जिनके सहयोग से भारत में वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों द्वारा उस क्षेत्र में बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अब तक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाई, अर्थात अपर्याप्त रूप से यह उपलब्ध है, संपूर्ण रूप से यह लागू नहीं है। इनके जो कार्य होते हैं वो क्या करते हैं कि जो भी उधार लिए है उनकी पहचान करना, म्यूचुअल फंड उत्पादन का ध्यान देना, पेंशन उत्पादों पर ध्यान देना, क्रेडिट समूहों पर ध्यान देना, अन्य लोगों को कर्जा वगैरह लेने के लिए बढ़ावा देना, पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से प्राप्ति एवं लोगों को उपलब्ध कराना, यही सब इनका कार्य होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में हिंदू विकास, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, दर संदर्भित करती है। क्या संदर्भित करती है? भारत में 1991 के उदारीकरण के बाद बेरोजगारी के उच्च स्तर के साथ विकास की उच्च वार्षिक दर, या 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की कम वार्षिक वृद्धि, या 1991 में उदारीकरण से पहले भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था की कम वार्षिक वृद्धि दर, या 2000 के दशक के दौरान भारत में उच्च राजकोषीय और चालू खाता घाटे की वजह से वृद्धि की उच्च वार्षिक। तो ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है। उस समय जो अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर राजकृष्ण ने इसके बारे में अवधारणा की थी। ठीक है। तो 1950 से 1980 के आसपास 3.5% की वृद्धि वार्षिक दर देखने को मिली थी। ठीक है। जबकि जो प्रति व्यक्ति आय वृद्धि थी वह कितनी थी? 1.3। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से मृदा कार्ड योजना को लागू करने के संभावित लाभ हैं। मृदा कार्ड योजना, यह कृषि की इनपुट लागत को कम करेगा, सरकार पर सब्सिडी बोझ कम हो जाएगा, यह उर्वरकों के उपयोग को कम करेगा। कौन से सही है? 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2 या 1, 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीनों। अब क्या है? यह किसानों को जारी किया जाने वाला एक कार्ड होता है, इसमें 12 मापदंड होते हैं। ठीक है। और उन मापदंडों में किसके किसके बारे में बताया गया है
कि जो पोषक तत्व होते हैं उन्हीं के बारे में, कि जो मिट्टी हमारी वो सब पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे सल्फर, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम, जिंक, आयरन, मैग्नीज, इन सब के बारे में यह कार्ड बताता है कि क्या इसकी स्थिति है, ठीक है। और क्या करता है यह कि उर्वरकों की खपत जो होती है उसमें 20% की कमी आने की उम्मीद इससे होती है। इससे क्या होता है कि राजकोषीय की दबाव भी क्या होता है, कम हो जाता है, और कुल सब्सिडी और बिजली खपत का महत्वपूर्ण हिस्सा भी यह कार्ड से मिलता है, ठीक है। इसलिए दूसरी भी जो है यह बोझ को भी कम करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यकताओं का दोहरा संयोग को बेहतर वर्णित करता है। ऐसी स्थिति जो दो आर्थिक पक्ष एक दूसरे के अधिशेष उत्पादन के लिए पूरक मांग उत्पन्न करते हैं। ऐसी आर्थिक स्थिति जहां दो आर्थिक पक्षों को समरूप वस्तुओं की इच्छा होती है। ऐसी आर्थिक स्थिति जिसमें कुल मांग को असीम रूप से लोचादार माना जाता है। ऐसी आर्थिक स्थिति जहां अर्थव्यवस्था में कुल मांग आपूर्ति को दुगुनी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह आपका ऑप्शन है, जो दो आर्थिक पक्षों और एक दूसरे के अधिशेष उत्पादन के लिए पूरक मांग उत्पन्न करता है। अर्थव्यवस्था के संबंध में चालू दैनिक स्थिति और चालू साप्ताहिक स्थिति निम्न में से किसके मापने हेतु उपागम है, यही पूछा है प्रश्न। आपके पास ऑप्शन है अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का स्तर, औद्योगिकी उत्पादन का स्तर, वित्तीय समावेश की सीमा या बेरोजगारी का स्तर। तो ये किसका बताता है, बेरोजगारी के स्तर का। अगला प्रश्न देखेंगे कि ऋण देने के क्रम में, जो ऋण दिया जाता है उसके क्रम में मुद्रा निम्नलिखित द्वारा स्थापित उद्यमों की प्राथमिकता देती है। यही मुद्रा के बारे में पूछा, एक योजना है, आइए देख लेते हैं इसके बारे में। कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समूह, पहली पीढ़ी के उद्यमी, मौजूदा छोटे व्यवसायी, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है 1, 2, 3, 1, 2, केवल 1, 3 या 2 और 3। तो मुद्रा जो है ये तीनों पर लागू होती है, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। अगर इसका आप मुद्रा का कभी कभी पूरा पूछता है कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, तो इसे बोलते हैं माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, ठीक है। तो ये तीनों पर लागू होता है। अगला प्रश्न है कि आय पद्धति के अनुसार जीडीपी की आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उत्पादन के कार्य, जीडीपी कैसे निकाली जाती है, मेनली उसी के बारे में पूछा। श्रम, पूंजी, उद्यमी, भूमि। तो आप सब जानते हैं जीडीपी में इन चारों चीज़ों को रखा जाता है, ठीक है। जीडीपी के बारे में ही पूछा था इसमें, ठीक है। इसमें सब वर्तमान बाजार पर अगर ये देखें जीडीपी हम, तो उसमें क्या होती है कि जो फैक्टर लागत की जीडीपी होती है, जो कर लगता है, उसमें जो सब्सिडी दी जाती है, याद रखिएगा जब वर्तमान बाजार मूल्य पर जीडीपी की बात करें तो जो सब्सिडी होती है, यही पूछता है अक्सर, उसको क्या कहते हैं, घटा दिया जाता है, ठीक है। तो माइनस सब्सिडी कर दी जाती है। फैक्टर लागत पर जो जीडीपी होती है, जो कर लगता है उसे जोड़ा जाता है, लेकिन उसमें से सब्सिडी घटा दी जाती है। अगला प्रश्न है कि बाजार हस्तक्षेप योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाजार कीमतों में गिरावट आने की स्थिति में शीघ्र नष्ट होने वाली बागवानी उत्पादों की खरीद के लिए मूल्य समर्थन तंत्र है, यह राज्य सरकारों के अनुरोध पर लागू किया गया है। यह योजना तब लागू की जाती है जब पिछले सामान्य वर्ष में उत्पादन में कम से कम 10% वृद्धि या प्रचलित दरों में 10% की कमी आती है। इसमें से कौन से सही हैं? तो ये बाजार हस्तक्षेप की तीनों बातें सही हैं, अर्थात ऑप्शन ए सही है, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे कि यदि किसी देश ए में देश बी की तुलना में उच्च मुद्रास्फीति है तो देश बी की विनिमय दर के सापेक्ष देश की अ की विनिमय दर में सर्वाधिक संभावना क्या होगी? मूल्य वृद्धि की, मूल्यह्रास की, कोई बदलाव नहीं, ये सभी जानते हैं। आप नहीं जानते तो जान भी लें कि मूल्यह्रास ही होगा, अर्थात ऑप्शन बी, ठीक है। जो ट्रिपल पी होता है उस पर क्या होता है कि घरेलू मुद्रास्फीति और विदेशी मुद्रास्फीति में अंतर विनियमन दर में समायोजन का एक प्रमुख कारण होती है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, जब ए और बी की तुलना में उच्च मुद्रास्फीति होगी तो जो बी की विनिमय दर के सापेक्ष ए की विनिमय दर की जो संभावना होगी वह कैसी स्थिति में होगी, मूल्यह्रास। भारतीय बैंकिंग प्रणाली है उसके संबंध में कुछ पूछा गया है कि प्राथमिकता क्षेत्रक उधारी के अंतर्गत शामिल हैं।
प्राथमिक क्षेत्र आप सीधा पूछ रहा है, सामाजिक अवसंरचना, कृषि, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम। तो आप जानते हैं अगर प्राथमिक सेक्टर के बारे में भी जानेंगे आप तो भी ये आसानी से प्रश्न कर सकते हैं। इसमें तीनों आएंगे, डी, ऑप्शन डी। आप जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र कौन है, जो प्राकृतिक क्षेत्र से जो चीज़ें उत्पन्न करती हैं। तो आप देखेंगे कृषि भी है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम भी आता है, और सामाजिक अवसर सॉरी। अगला प्रश्न है माइक्रो इंश्योरेंस के बारे में पूछ रहा है कि माइक्रो इंश्योरेंस क्या होता है। इसका उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के मध्य बीमा कवरेज को बढ़ाना है। वाह। यह भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित भी किया जाता है। यह गैर सरकारी संगठनों और स्वयं सहायता समूहों जैसे माध्यम से संपन्न किया जाता है। तो वर्तमान में इन सब का बहुत प्रचलन है। तो इसमें जो सही प्रश्न है यह ऑप्शन डी, ये तीनों सही है। ये आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग होते हैं उनको बीमा देती है, उनकी पॉलिसी करती है, ठीक है। इनका नियंत्रण भी भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण द्वारा ही होता है, ठीक है। और यह गैर सरकारी संगठन हो या जो हो, इसे याद रखिएगा। ये इसका एक रेगुलेशन है, माइक्रो इंश्योरेंस रेगुलेशन 2005, ठीक है। ये भी डायरेक्ट कभी कभी पूछा जाता है। जीवन बीमा के रूप में 50,000 रुपये या इससे कम की बीमा राशि के साथ यह कर सकते हैं, ठीक है। इसमें घर का उपकरण हो, स्वास्थ्य हो, सामान हो, व्यक्तिगत दुर्घटना, इन सब के पॉलिसी की जाती है। अगला प्रश्न है कि कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के संदर्भ में, अब ये क्या है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? यह CSR भारत में कारपोरेट संस्थाओं के लिए एक सांविधिक दायित्व है। CSR निधि का उपयोग केवल भारत में ही किया जा सकता है, विदेशों में नहीं। और विदेशी कंपनियों के CSR दायित्व से छूट दी गई है। कौन से सही हैं इसमें? तो छूट तो बाबा नहीं दी गई है, अर्थात ऑप्शन बी, ये दोनों कथन ऊपर के सही हैं। यह अवधारणा इसलिए उत्पन्न हुई कि जो स्वयं कार्य करने वाले संस्थान हैं, इनकी कानून, इसमें जो इकाइयाँ मौजूद हैं, जो क्षेत्र मौजूद हैं, उनमें क्या हो कि कानून की भावना हो, नैतिक मानदंड हो, अंतर्राष्ट्रीय मानदंड जो लगाए जाएँ उसको बखूबी निभाया जाए। कंपनी अधिनियम का जो 2013, याद रखिएगा, कंपनी अधिनियम 2013, उसके परिप्रेक्ष्य में इन सब चीज़ों पर गौर किया गया था। हाल ही में जारी किए गए खाद्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य सूचकांक जो जारी हुआ है उस पर देखना है। यह उत्पादकों के स्तर में कीमतों में होने वाले बदलाव को मापता है। यह 2011-12 को आधार वर्ष मानकर गणना करता है। तो ये दोनों बात सही है। 11-12 वर्ष, ये कई बार प्रश्न में पूछा गया, केवल इतना ही तो याद रखिएगा, आधार वर्ष 11-12 ही मानता है और बदलाव को मापता है, अर्थात ऑप्शन सी, ठीक है। यही क्या है, खाद्य सूचकांक। आई थिंक गुजरात पहले स्थान पर है। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा विनिमय दर प्रणाली है? अब मुद्रा विनिमय दर प्रणाली के बारे में इन्होंने पूछा है, ठीक है। 33वां नहीं किया, 33 देख लेते हैं कि पार्टिसिपेटरी नोट, P नोट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्या होता है? इसे विदेशी बाजार में सेबी द्वारा पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा जारी किया जाता है। P नोट के निवेशक उन भारतीय प्रतिभूतियों के वास्तविक मालिक हैं जिनमें वे निवेश करते हैं। इसमें सही कौन है, 1, 2 दोनों या 1 और 2? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, केवल 1 होता है। यह विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा विदेशी अधिकार क्षेत्र में जारी किया गया क्या है, एक उपकरण है। 2014 में जब सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए नियम जारी किया था तो उसी समय इसका अवधारणा जागृत हुई। बहुत विस्तृत रूप से आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो उसमें बताया गया है। आप एक्सप्लेनेशन प्रश्न देखें तो एक्सप्लेनेशन जरूर देखा करिए, उसमें आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर होगी। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा विनिमय दर प्रणाली है, यही पूछ रहा है। क्लीन फ्लोटिंग, डर्टी फ्लोटिंग या स्वर्ण मानक? तीनों, ये तीनों माने जाते हैं, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, डी, तीनों ये हैं, ठीक है। क्लीन फ्लोटिंग क्या होता है कि विनिमय दर किसी केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप के बिना बाजार द्वारा क्या होता है, नियंत्रित की जाती है। फ्लोटिंग अगर बात करें तो केंद्रीय बैंकों द्वारा जब भी उन्हें लगाया जाता है तो ऐसी कार्रवाई करना उचित होता है कि विनिमय दर के संचलन को नियमित करें, विदेशी मुद्राओं को खरीदें और बेचने में हस्तक्षेप करने पर क्या लगता है, डर्टी फ्लोटिंग, यही जो डर्टी फ्लोटिंग होती है, ठीक है। और जो शुरुआत की अगर हम बात करें
80 और 90 के दशकों का, तो जो प्रचलित पढ़ाई थी वह क्या था? स्वर्ण। तो अगर आप देखेंगे तो तीनों, अगला है हमारा प्रश्न कि भारत में असंगठित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार। जो असंगठित क्षेत्र है उसके बारे में पूछा गया। असंगठित क्षेत्र के किसी उद्यम में 20 से अधिक श्रमिक कार्यरत होने चाहिए। इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों शामिल हैं। इसका देश की जीडीपी में 10% से भी कम, जीडीपी में कम योगदान है, 10% से कम। तो कौन से सही है? तो इसमें क्या है कि दोनों शामिल हैं, शहरी और ग्रामीण दोनों शामिल हैं, ठीक है। और जो ये संख्या 20 दी गई है, 20 नहीं, कितनी होनी चाहिए? 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए ये पहला गलत हो जाता है। और जो जीडीपी में 10% से कम का योगदान है, तो इसमें क्या है कि जीडीपी में 50% से अधिक योगदान है। यहाँ ये लिख लीजिएगा, 10% से कम, 50% से अधिक, और उद्यम में 10 से कम श्रमिक कार्यरत होने चाहिए, और ये दोनों होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा सरकारी बजट का उद्देश्य है? जो सरकारी बजट पेश होता है उसके उद्देश्य क्या है? संसाधनों का पुनः आवंटन, आय और व्यय का पुनः वितरण, या आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना। तो देखने में ही आप हमेशा देखते हैं तीनों चीज़ इसमें लगेंगे, इसमें एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि वास्तविक विनिमय दर, खूब विनिमय दर के बारे में सबने पूछा है और आपको एक्सप्लेनेशन में कंफर्म भी हो गया होगा। यह घरेलू वस्तुओं के संदर्भ में विदेशी वस्तुओं की सापेक्षित कीमत होती है। इसका देश के लिए किए गए निर्यात और आयात की माय पर प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। यह किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का एक मापक है। तो इसमें जो है तीनों बात इससे संबंधित है, अर्थात इसका सही है जो 3। ये विस्तृत प्रश्न खुद अपने आप में एक प्रश्न है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। जो इतने बड़े प्रश्न है उसका एक्सप्लेनेशन क्या करें, तो उसमें क्लियर हो रहे हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी दरों की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को कम करने के लिए बढ़ाया जा सकता है? जो मुद्रास्फीति होती है उसको कम करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, वही पूछा है। वैधानिक तरलता अनुपात, रेपो दर, या बैंक दर। तो तीनों का प्रयोग हम करते हैं भाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, वैधानिक तरलता अनुपात और नगद आर्थिक अनुपात। ये दोनों क्या करता है कि इस समय आरबीआई जब मुद्रास्फीति होती है, कम करना होता है, तो इन दोनों को बढ़ा देता है। इससे क्या होता है कि आरक्षित मुद्रा जो होती है उसमें कमी आ जाती है, और जो बाजार में तरलता फैली हुई है वो भी कम हो जाती है, ठीक है। जैसे रेपो रेट होता है, इसको भी बढ़ाती है, इसको कम करने के लिए। तो जो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक प्राधिकारीय जैसे रेपो रेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्यवर्ती वस्तुओं के रूप में माना जाता है? मतलब मध्यवर्ती वस्तु कौन कौन से हैं? बर्तन बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला तांबा, या होटल में उपयोग किए जाने वाली चाय की पत्तियां, कपड़ा मिल में उपयोग किए जाने वाला धागा। मध्यवर्ती वस्तुएं इनमें से कोई नहीं है, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं जान लीजिए। जो उत्पादन से बाहर आ चुकी हैं और अंतिम उपभोक्ता जो होता है उपयोग किए जाने के लिए वह तैयार होता है, वह क्या होती हैं? अंतिम वस्तुएं। और जिन वस्तुओं को अंतिम वस्तुओं द्वारा खरीदा जाता है उन्हें क्या कहते हैं? उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। जो टिकाऊ प्रकृति की होती हैं और उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग की जाती हैं उसे क्या कहते हैं? पूंजीगत वस्तुएं। जो होटल में उपयोग की जाने वाली चाय की पत्तियां उत्पादन सामग्री में गिनी जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या होंगी? माध्यम। भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देश की जीडीपी का क्या अर्थ है, यही पूछा है। ये तो सीधी बात है कि अगर देश के संदर्भ में पूछेंगे तो बाजार मूल्य पे जो जीडीपी होती है वही है सब, ठीक है। दोहरे घाटे की समस्या निम्नलिखित में से जो दोहरा घाटा होता है वह किससे संबंधित है, यह पूछा गया है। गैर निष्पादित परिसंपत्तियों, कंपनियों की दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का बढ़ना, व्यापार घाटा और बजट घाटा, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में रोजगार में निम्न स्तर। तो ये आप जानते हैं दोहरा घाटा तभी होता है जब व्यापार और बजट दोनों में घाटा हो। सीधी सीधी बात कि जब व्यापार घाटा होता है और बजट घाटा होता है तो अर्थव्यवस्था में दोहरा संकट पैदा हो जाता है, ठीक है।
अगला है कि निम्नलिखित मदों को थोक सूचकांक में उनके भारांश के घटते, मतलब थोक मूल्य सूचकांक जो होता है उसमें किसका भार अधिक है, यही पूछ रहा है। ठीक है, प्राथमिक सामग्री, ईंधन और ऊर्जा और विनिर्मित उत्पाद। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, विनिर्मित उत्पाद, ये आप जान ही रहे हैं। उसके बाद प्राथमिक सामग्री, उसके बाद ईंधन, यानी ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी। मौद्रिक नीति समिति के निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मौद्रिक नीति समिति है क्या, यही पूछ रहा है। पहला है, यह एक विधिक निकाय है। इसकी अध्यक्षता आरबीआई का गवर्नर करता है। यह आरबीआई की बेंचमार्क ब्याज दरें तय करता है। तो ये तीनों चीज़ सत्य हैं इसके। तो इसका कौन सा सही होगा, तीनों कथन सही होगा। यह एक केंद्रीय बैंक की एक समिति होती है, इसका अध्यक्षता कौन करता है, गवर्नर। यह इंटरेस्ट रेट तय करने का कार्य इसको दिया जाता है, और मुद्रास्फीति जो होती है उसको भी नियंत्रित करने का कार्य इसको दिया जाता है। ठीक है, और इसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के संशोधन के द्वारा इस नीति को बनाया गया। ठीक है, तो इसलिए अगला है आपका कि इंडस्ट्रियल प्रमोशन इंडेक्स के बारे में निम्नलिखित कथन कौन से सही है, यही पूछ रहा है। यह किसी निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के एक बास्केट के उत्पादन की मात्रा में हुए अल्पावधिक परिवर्तनों का मापन करता है। इसे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा मासिक तौर पर संकलित और प्रकाशित किया जाता है, और इसकी गणना का आधार 2004 और 5 है। कौन सही है, तो ऊपर के दोनों कथन इसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और लेकिन इसका आधार वर्ष जो होता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा, लेकिन इसका आधार वर्ष जो होता है वह 2004 और 5 नहीं होता है। ठीक है, वो भी उसी की तरह अभी हमने ऊपर देखा ही था, इसका भी आधार वर्ष क्या है, 2011 और 12। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन मूल्यह्रास का उचित तरीके से वर्णन करता है। मूल्यह्रास के बारे में पूछ रहा है। आपके पास ऑप्शन है, यह पूंजीगत वस्तुओं की टूट फूट के लिए एक मासिक भत्ता है, या बाजार में उपभोक्ता वस्तुओं की मांग और आपूर्ति पर आधारित है, और इसकी गणना वस्तुओं की लागत और उनके उपयोग में बने रहने के वर्षों की संख्या से विभाजित करने की जाती है, या प्राकृतिक आपदाओं के कारण अचानक हुए पूंजी के विनाश को दर्शाता है। तो प्राकृतिक आपदाओं से इसका कोई संबंध नहीं है, तो डी यहीं से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, जो इसका सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, कि इसकी गणना वस्तुओं की लागत और उनके उपयोग में बने रहने के लिए। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा निम्नलिखित में कौन सा जीडीपी अपस्फीति का सही वर्णन है। जीडीपी में अपस्फीति जो होती है उसके बारे में पूछ रहा है। यह मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी के बीच का अनुपात है, ये फार्मूला होता है, तो वही फार्मूला ही सर ने पूछा। यह वर्तमान वर्ष में जीडीपी और आधार वर्ष में जीडीपी के बीच का अनुपात है। यह जीडीपी में परिवर्तन तथा इसके अनुरूप रोजगार दर में परिवर्तन के बीच का संबंध है, या इसके विभिन्न देशों की जीडीपी की तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये फार्मूला है कि यह मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी के बीच का जो अनुपात होता है वही यह होता है। ठीक है, गुणे 100, यही इसका पूर्ण फार्मूला होता है। अगला प्रश्न है कि मेक इन इंडिया का लक्ष्य, मेक इन इंडिया जो आप बहुत महत्वपूर्ण 2014 में इसकी मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, इस योजना का, इसके बारे में पूछा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करना होता है, एफडीआई के लिए नए क्षेत्रों को खोलना होता है, बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार करना, या भारत को एक विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धी विनिर्माण गंतव्य बनाना। तो 2014 में इसको लॉन्च किया गया था 25 सितंबर को, ये डेट याद रखिएगा, कई बार मिलान में भी पूछा जाता है। तो ये चारों चीज़ें इसमें विद्यमान है। ठीक है, मेक इन इंडिया के चारों लक्ष्य हैं। मेक इन इंडिया अपने आप में ही एक पूरा निबंध है अगर आप लिखेंगे तो। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बजट के संबंध में राजस्व प्राप्ति का हिस्सा, जो केंद्रीय बजट होता है उसमें राजस्व हिस्सा कौन है। सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों का विनिवेश, स्पेक्ट्रम की बिक्री से आय, विदेशी सरकारों से अनुदान सहायता। ठीक है, तो जब भी देखो आप प्राप्तियों को हम दो भागों में बांटते हैं, एक होती है राजस्व प्राप्तियाँ, एक होती है पूंजीगत प्राप्तियाँ। ठीक है, तो इन्हीं सब हिस्सों में है। तो ये आप समझिए कि इसका जो सही उत्तर है वह सार्वजनिक क्षेत्रों के विनिवेश से नहीं, जबकि स्पेक्ट्रम की बिक्री से जो आ जाता है वह जोड़ा जाता है, और विदेशी सरकारों से अनुदान सहायता जो प्राप्त होती है वो भी। अगला है आपका कि कौन हार्ड पावर्ड मनी का गठन करते हैं। हार्ड पावर मनी क्या है, आइए उसको देखते हैं। करेंसी नोट, सिक्के, चेक, कौन सा सही उत्तर है। ठीक है,
तो करेंसी नोट और सिक्के यही क्या होते हैं, हार्ड पावर मनी। ठीक है, यह इसका क्या होता है, आरबीआई के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। इसमें किसको, केवल करेंसी और सिक्के। भारतीय रिजर्व बैंक के साथ भारत सरकार और वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशि इसमें शामिल है। जो चेक होता है वह कौन सी मुद्रा है, संकीर्ण मुद्रा। ठीक है, हार्ड पावर मनी नहीं होता, संकीर्ण मुद्रा होती है चेक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक सूचकांक देख लिया आपने अभी ऊपर में। अब मूल्य सूचकांक के बारे में पूछ रहा है। यह किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक खाता है, या इसमें आयातित वस्तुओं की कीमतें शामिल है, या प्रत्येक वस्तु का उसके उत्पादन स्तर के अनुसार सीपीआई में भिन्न सारांश होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, या आयातित वस्तुओं की कीमतें इसमें शामिल होती है। इसका क्या मतलब है कि यह सभी वस्तुओं और सेवाओं में शामिल नहीं करता, जो भी वस्तुएं और सेवाएं उसे इसमें शामिल नहीं किया जाता। इसको उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गए उत्पाद देश में उत्पादित सभी वस्तुओं का प्रतिनिधित्व यह नहीं करती। ठीक है, तो पहले ही आपके गलत हो गया। उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई वस्तुओं की कीमतें इसमें समाविष्ट हैं। ठीक है, यह आयातित वस्तुओं की कीमतें इसमें होती हैं, अर्थात दूसरा इसमें सही है, जबकि तीसरा गलत है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, यह वर्ष भी आप महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के संदर्भ में पूछ रहा है कि क्या है। इसके आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित की गई वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और मूल्य निर्धारण संबंधी प्रावधान किए गए हैं, या राज्य इस अधिनियम के तहत मुख्य कार्यान्वयन एजेंसियां होती है। ये सीधा फैक्ट है, इसमें दोनों चीज़ सही है, इसमें कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये बस याद रखिएगा आपको कि आवश्यक वस्तु अधिनियम कब पारित हुआ था, 1955। अगला प्रश्न है आपका, एक किसान के पास 3 एकड़ ज़मीन है और उसे एक वर्ष में कृषि संबंधी सभी कार्यों को संपादित करने के लिए स्वयं को मिलाकर केवल 3 श्रमिकों की आवश्यकता है। यदि उसी कार्य के संपादन है तो 5 अन्य श्रमिकों की नियुक्ति करता है, तो यह एक स्वरूप होगा। ये बेरोजगारी के बारे में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह कैसी बेरोजगारी होगी, जब अधिक से अधिक लोग लग रहे हैं तो प्रचंड बेरोजगारी है, कम लोगों की ज़रूरत है फिर भी। जैसे मौसमी बेरोजगारी, कई प्रकार की बेरोजगारी ऐसी होती हैं। जब कोई विशेष समय में बेरोजगारी होती है तो उसे मौसमी। प्रचंड बेरोजगारी तब होती है जब बल के हिस्से को या कोई भी कार्य उपलब्ध नहीं होता है, या आवश्यकता न होने के बावजूद भी, मतलब आवश्यकता 3 की लगी 5 लगा रहे हैं, मतलब अधिक वस्तुओं के कम लोगों से जो कार्य हो सके लेकिन उसमें अधिक लोग लग रहे हैं, तो ऐसी ही बेरोजगारी को क्या कहते हैं, प्रचंड बेरोजगारी। बेरोजगारी सोचिए वर्तमान में भी, ये डायरेक्ट मेंस में ऐसे प्रश्न इन चारों के बारे में पूछ लेता है, बेरोजगारी के बारे में ही बताइए, एक पूरा टॉपिक ही है। ठीक है, तो बढ़िया से अगर याद रख कर रहेंगे कि क्या बेरोजगारी है तो आप लिख सकते हैं। बेस इफेक्ट यानी आधार प्रभाव शब्द का अर्थ क्या होता है, यही पूछा है, तो ये सभी अब समझ लीजिए, किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में वस्तु या सेवा के किसी निर्दिष्ट वर्ग के लिए प्राइस रिलेटिव का सामान्यीकरण। आप पढ़ लीजिए थोड़ा, फिर हम बताते हैं। तो इसमें जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी। विगत वर्ष की कीमत स्तर में वृद्धि का वर्तमान वर्ष की कीमत में हुई संगत वृद्धि पर प्रभाव ही क्या कहलाता है, बेस इफेक्ट। ठीक है, यानी आधार प्रभाव। अगला है, यह सुविदित है कि भारत ने 1969 में सामाजिक बैंकिंग को अपनाया था। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सी बैंकिंग गतिविधियां सामाजिक बैंकिंग संबंध से संबंध है। आपके पास ऑप्शन है कि किसानों के बैंक ऋण माफ़ करना, बैंकों का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, गरीबों को आसान औपचारिक क्रेडिट प्रदान करना। तो अगर आप देखेंगे तो ये सभी उद्देश्य प्राप्त करने के लिए बनाया गया था, तो ऑप्शन डी इसके सही है। ठीक है, ये तो एक मानवीय बुद्धि से आप सही कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अगर आप जानकारी रखते हैं इकोनॉमी की। तो जिला खनिज फाउंडेशन के बारे में पूछ रहा है। इसका उद्देश्य खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों के हित के लिए काम करना है, और यह सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित की गई एक गैर लाभकारी संस्था है। ठीक है, तो ये तो पहला कथन सही है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन है, केवल एक ही सही। ठीक है, और जबकि ये केंद्र सरकार के द्वारा नहीं, ये राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी संस्था होती है।
अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। दिया क्या है कि यह एक गैर लाभकारी संगठन है जिसका उद्देश्य भारतीय कर्मचारियों की क्षमता के विकास को बढ़ावा है। कौशल विकास निगम की बात कर रहा है और यह स्किल इंडिया मिशन को कार्यान्वित करने के लिए स्थापित किया गया था। ऐसा तो नहीं था, इसको क्रियान्वित करने के लिए गया था। हाँ, गैर लाभकारी संगठन है, इसका कर्मचारियों की क्षमता के विकास को बढ़ावा देने के लिए इसका किया गया था स्थापित। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही। अगला है कि राजकोष की उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 का लक्ष्य क्या था। लक्ष्य के बारे में पूछा गया है कि राजस्व घाटे में प्रतिवर्ष कमी लाना या राजकोषीय घाटे को पूर्णतः समाप्त। भाई पूर्णतः समाप्त करने का इसका कोई लक्ष्य नहीं था। क्या था कि प्रतिवर्ष जो घाटा हो रहा है उसमें कमी लाए, तो अर्थात ऑप्शन ए। तो इसका भी ऑप्शन ए सही होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में रोजगार विहीन समृद्धि का अर्थ क्या है। रोजगार विहीन समृद्धि क्या है उसके बारे में पूछा है कि उच्च बेरोजगारी के साथ बढ़ती हुई जीडीपी, बेरोजगारी दर को बढ़ाती हुई उच्च मुद्रास्फीति दर, या उच्च बेरोजगारी के साथ घटती हुई जीडीपी या बेरोजगारी दर को कम करती हुई उच्च मुद्रास्फीति दर। मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी दर भी बढ़ता है। ठीक है, तो बी ऐसे ही गलत है। उच्च बेरोजगारी भी है और जीडीपी भी बढ़ रही है। यही अगर आप देखेंगे तो जॉबलेस ग्रोथ का यही मतलब है कि बेरोजगारी भी बढ़ रही है और जीडीपी भी बढ़ रही है, दोनों चीज़। अगला प्रश्न है हमारा कि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आरबीआई द्वारा स्टरलाइजेशन का अर्थ, इसका मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश के अतिरिक्त प्रवाह के प्रभाव को संतुलित करने के लिए आरबीआई द्वारा की गई कार्यवाही, अर्थव्यवस्था पर उच्च निष्पादित परिसंपत्तियों के प्रभाव को संतुलित करने के लिए आरबीआई द्वारा की गई कार्यवाही, या अर्थव्यवस्था पर उच्च राजकोषीय घाटों के प्रभाव को संतुलित करने के लिए आरबीआई द्वारा की गई कार्यवाही। तो इसका मतलब ये होता है ऑप्शन ए कि अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश के अतिरिक्त प्रवाह के प्रभाव को संतुलित करने के लिए जो आरबीआई कार्यवाही करती है वही क्या होती है, स्टरलाइजेशन। जो बैंकिंग प्रणाली से जो धन निकलता है उस तंत्र में प्रवेश करने वाले नए धन को बेअसर इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, जिससे यह बैंकिंग दर में तरलता लाता है। ठीक है, अगला है कि हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों हुई स्वतंत्रता के पश्चात, यही पूछ रहा है। भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। भारत में कृषि भूमि की उर्वरता बहुत कम थी। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय कृषि में गतिहीनता की स्थिति थी। तो उर्वरता कम नहीं थी, लेकिन क्या थी कि जनसंख्या अधिक से अधिक कृषि पर निर्भर थी और कृषि में गहन गतिहीनता थी। तो ठीक है, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ, ऑप्शन ए इसका सही है। तो इसमें 75% निबंध जब आप लिखेंगे कृषि से तो ये सब डाटा डालना पड़ता है कि % जो आबादी थी वो कहाँ थी, कृषि पर निर्भर थी। तो पहले और आप देखेंगे तो भारतीय कृषि क्या है, पूर्णतः किस पर है, मानसून पर निर्भर है। ये लिखना पड़ता है मीन्स इंटरव्यू उसमें ऐसे में। 1940 से 70 के दशक के दौरान भारत में कई अकाल पड़े। खाद्य पदार्थों को दोषपूर्ण वितरण, किसानों को उनके श्रम के उचित मूल्य प्राप्त न होने के कारण अधिकांश जो आबादी थी उन पर पर्याप्त खाद्यान्न उत्पन्न नहीं होता था। ये सब कारण थे उस समय हरित क्रांति को लाने का। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में और हरित क्रांति जब आया तो गेहूं पर बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिला। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में रोजगार में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है। अधिकांश श्रमिकों के लिए प्राथमिक क्षेत्र रोजगार का मुख्य स्रोत है। कौन से सही हैं? तो आप सभी जानते हैं कि जो सब अधिक जो कार्य कर रहे हैं लोग, जहाँ अधिक है वह कौन सा क्षेत्र है, प्राथमिक। तो ऑप्शन बी ही इसका सही उत्तर है। आइए अगला देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र समझ रहे हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से, प्राकृतिक स्रोतों से जो प्राप्त हो। अगला प्रश्न है हमारा कि एमएसपी के बारे में पूछ रहा है कि यह है क्या, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसकी घोषणा कृषि वस्तुओं की कीमत में वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु की जाती है, ऐसा तो कोई बात नहीं है। और इसे कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसमें कौन से सही हैं? ठीक है, तो इसमें से दोनों सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी। यह एक कृषि पर हस्तक्षेप करता है, किसी 3 गिरावट के विरुद्ध कृषि उत्पादों की सुरक्षा निश्चित की जा सके, अतः यह किसी कीमत में वृद्धि को नियंत्रित नहीं करता है। जबकि यह
निर्धारित नहीं किया जाता इसके द्वारा, इसकी सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन की घोषणा की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। कितने इस समय है? 24 वस्तु हो चुके हैं, सॉरी। ठीक है, तो वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य की वस्तु कितनी हो चुकी हैं? 24, ये याद रखिएगा। तो 24 भारत सरकार द्वारा ये सिफारिश करता है, याद रखिएगा। कृषि लागत और मूल्य, यदि राजकोषीय घाटा इसे ब्याज भुगतान घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ये आप सभी जान रहे हैं। तब क्या प्राप्त होगा? हमें प्राथमिक घाटा प्राप्त होगा। निम्नलिखित में से कौन से घटक देश के सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होते हैं, यही पूछा है। अंतिम वस्तुएं, अंतिम सेवाएं, मध्यवर्ती वस्तुएं या विदेश से प्राप्त आय, कौन सी चीज़ें जोड़ी जाती हैं? तो आप जानते हैं अंतिम वस्तुएं और अंतिम सेवाएं, अर्थात बी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है आपको। और कथन क्या है? यह वाणिज्यिक बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता है, या केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए बैंकर के रूप में कार्य करता है। तो आप देखने में ही आपको सही लगेगा कि रिजर्व बैंक के बारे में दोनों कथन सही है। ठीक है, ये अंतिम ऋणदाता भी होता है और बैंकों का बैंक भी इसे कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से लेन देन भारत के भुगतान संतुलन में पूंजी खाते का एक हिस्सा होते हैं? भारत द्वारा रूस से जहाज़ों जैसी पूंजीगत वस्तुओं की खरीद, जर्मन कंपनी के शेयरों से भारतीय निवेशी द्वारा निवेश। भारत भुगतान संतुलन के बारे में पूछ रहा है, तो क्या है वह? जर्मन कंपनी के शेयरों पर भारतीय निवेशी द्वारा निवेश, यही होगा इसका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, कर के बारे में है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण पूछ रहा है। ठीक है, दो कर होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, आयकर, निगम कर, सेवा कर। इसमें से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो आयकर और निगम कर, ये जो दोनों हैं, यह क्या लगते हैं? प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, ये प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं? संपत्ति कर भी प्रत्यक्ष कर होता है, लेकिन सेवा कर क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर। इसमें क्या आता है कि वस्तुओं के आय पर व्यावसायिक उद्यम होते हैं, उन्हीं के जो मुनाफा होता है उसे इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, अगला है, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान घरेलू अर्थव्यवस्था में हास को छोड़कर होने वाले अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन को कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद, एनडीपी। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ये फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड प्रश्न का। न्यूनतम वैकल्पिक कर, न्यूनतम वैकल्पिक कर क्या है ये देखते हैं कि एक अप्रत्यक्ष कर जो शून्य कर कंपनियों के कराधान की सुविधा देता है, या केवल निजी कंपनियों पर लागू होता है, न कि सार्वजनिक कंपनियों पर, या उन विदेशी कंपनियों पर लागू होता है जिनमें भारत में अस्थायी प्रतिष्ठान नहीं है। तो इसमें जो सही प्रश्न है, यह उत्तर है वह आपका ऑप्शन ए। यह अर्जक संस्थानों पर लगाए जाने वाला कर है जो छूट और प्रोत्साहनों के कारण कारपोरेट आयकर का भुगतान नहीं करती। यह शून्य कर, जीरो टैक्स कंपनियों के कराधान के भुगतान की व्यवस्था करता है। अगला प्रश्न है कि सीमांत अस्थायी सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है आपको। एक केंद्रीय बैंक द्वारा बैंकों को केवल रात भर के लिए धनराशि उधार देने की एक योजना है। यह सदैव रेपो दर से अधिक निर्धारित की जाती है। तो एमएसएफ सदैव रेपो दर से अधिक ही होती है, तो अर्थात ये दोनों सही है, ऑप्शन सी। ऐसी आर्थिक स्थिति जब प्रचलित, आप पढ़िए इसको तो हम उसका उत्तर बताएं। तो ऐसी जो घटना दी गई है किसके बारे में बताई गई है? तरलता जाल फैलाती है। ठीक है, तो यह आमतौर पर इसे क्या कहा जाता है? तरलता जाल। तेज़ी से जानबूझ के कर रहे हैं, आप भी इसको कर चुके होंगे, जितना अधिक रिवीजन कर लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, बैंकिंग के संदर्भ में करेंसी डिपॉजिट रेशियो का अर्थ क्या है वही पूछा है। ठीक है, ये है अर्थव्यवस्था में प्रचलित मुद्रा का बैंक में जमा मुद्रा से अनुपात होता है, या देख लीजिए आप, पानी पी लिया तो आप लोगों ने देखा ही होगा अच्छे से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि जनता के पास जो नकदी के रूप में रखे धन का जनता के द्वारा बैंकों में जमा धन के अनुपात को ही क्या कहते हैं? करेंसी डिपॉजिट रेशियो। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से भारत में कारपोरेट बॉन्ड मार्केट के सुदृढ़ होने की क्या संभावना है? आपके पास ऑप्शन है कि बैंकों को मसाला बॉन्ड निर्मित करने की अनुमति देना, या सरकारी प्रतिभूतियों को खुदरा निवेशकों के लिए अधिक सुलभ बनाना। यही सुदृढ़ बनाने का दोनों तरीका सही है, अर्थात ऑप्शन सी। जितना आप तरलता लाएंगे वैसे ही
मतलब कानूनी तरलता नहीं, लेकिन अगर आप फ्रीडम देंगे तो उसका फ़ायदा आपको ही होगा। राजकोटी घाटे में वृद्धि कैसी करनी है, यही बारे में पूछा है राज्य के कि राज्य वेतन आयोग की संस्थाओं का कार्यान्वयन, उदय योजना, राज्यों का धीमा विकास। ठीक है, तो इस तीनों चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, तो ऑप्शन डी सही होगा। जैसे राज्य की धीमी वृद्धि, उदय बांडेड के बढ़ते हुए भुगतान बढ़ रहे हैं, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति में राज्य के लिए उस तरह अनुकूल नहीं होगी जैसे 2000 के दशक के मध्य में थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तीनों इस पर क्रियान्वित होंगी। अगला है कि भारत में निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निषिद्ध हैं? जुआ, सट्टेबाजी, गतियाँ, परमाणु ऊर्जा, सिगार और सिगरेट विनिर्माण या चीट फंड। तो इसमें सब में है, अर्थात ऑप्शन डी, क्षेत्र का डी। इसमें क्या है, तो आप कई बार प्रश्न आपके सामने आ चुका। अगला है कि कौन सा सेवा निर्यात के भाग हैं, यही पूछा है। मॉरिशस जाने वाला भारतीय पर्यटक, अफ्रीका में प्रचालन आरंभ करने वाला भारतीय एयरटेल, चीनी फर्म को सॉफ्टवेयर बेचने वाली भारतीय ITI कंपनी, या यकृत प्रत्यारोपण के भारत आने वाला पाकिस्तानी नागरिक। ये सभी से भारत को निवेश को फ़ायदा हो रहा है, तो अर्थात यह इसका होगा 2, 3 और 4, ऑप्शन सी। इसमें कहाँ आप देख रहे हैं भारतीयों को ही प्रॉफिट हो रहा है, यही पूछ रहा है। निम्नलिखित में से किसने से लागत जन्य मुद्रास्फीति हो सकती है? बाजार में धन की कमी, ऋण की लागत में वृद्धि, जमाखोरी। तो जमाखोरी तो नहीं होगा, इसमें जो सही उत्तर होगा ए और बी, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको कि हैज फंड केवल उच्च नेटवर्थ वाले निवेशकों के एक विशिष्ट समूह के लिए उपबंध होते हैं। हैज फंड म्यूचुअल फंड से अधिक जोखिम वाले होते हैं। इसमें से कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला है, एक विनिर्माण कंपनी कम कुशल और कम भुगतान वाली नौकरियों के लिए अत्यधिक कुशल श्रमिकों को नियोजित करती है। कम कुशल से ज़्यादा, ये भी बेरोजगारी के बारे में पूछ लिया गया। ठीक है, तो ऐसी बेरोजगारी प्रश्न आपने देखा कि कम से अधिक, तो ये ऐसी बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं? अल्प बेरोजगार, थोड़े समय के लिए जो देते हैं। ठीक है, ये परिभाषा के बारे में पूछा है। अब संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है, उसके बारे में पूछ रहा है कि लोगों द्वारा एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी पकड़ने के दौरान होने वाली बेरोजगारी, ऐसी कोई संरचना नहीं बनती। व्यापारों की चक्रीय प्रकृति के कारण होने वाली बेरोजगारी, उपलब्ध नौकरियों बेरोजगारों के कौशल स्तरों के बीच असंतुलन, यही होती है। संरचनात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं कि नौकरियों जो उपलब्ध हैं और बेरोजगारों का जो कुशल है उसके हिसाब से वो काम नहीं कर रहे हैं, उनको उस हिसाब से काम नहीं मिल पा रहा है जिससे कि वो कुशल हैं। देख नहीं रहे, PhD किया हुआ बंदा सफाई कर्मी की फॉर्म भी भरता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा डेट सर्विस कवरेज रेशियो का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? यह देश के वार्षिक ब्याज ऋण की पूर्ति के लिए आवश्यक निर्यात। इस प्रश्न में थोड़ा हमें कन्फ्यूजन है, चारों ऑप्शन में देख लेंगे इसे। ठीक है, हम आप इसकी कंप्लेन सर को बोल देंगे। अगला है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पोर्टफोलियो क्या होता है? भारतीय कंपनी की इक्विटी के 10% से अधिक का कोई पोर्टफोलियो निवेश माना जाता है। ठीक है, और क्या है कि FPI सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश नहीं कर सकते। ठीक है, तो भाई सरकारी में तो निवेश करते हैं, दो ऐसे ही गलत हो गया। और 10% से हिस्सेदारी 10% की तक ही होती है, उससे अधिक नहीं होती, तो दोनों गलत। तो याद रखिएगा 10% तक हो सकती है और सरकारी प्रतिभूतियों में भी निवेश कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही है वो ऑप्शन डी। स्टैगफ्लेशन के परिणाम स्वरूप किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? ठीक है, मंद आर्थिक समृद्धि, उच्च बेरोजगारी स्तर, निम्न मुद्रास्फीति स्तर। तो निम्न मुद्रास्फीति स्तर होता नहीं है, ऑप्शन ए और बी। यह होता क्या है कि आर्थिक गतिरोध और मुद्रास्फीति का एक संयुक्त दौर होता है। इस प्रकार की जो मुद्रास्फीति होती है, इसके फलस्वरूप क्या होता है? मंद आर्थिक विकास होता है, उच्च बेरोजगारी दर होता है, उच्च मुद्रास्फीति स्तर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, निम्न नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा होलसेल बैंकिंग की अवधारणा को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से स्पष्ट करता है? वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों और बड़ी कंपनियों को तरलता प्रदान करना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय का भाग है? राजस्व व्यय के बारे में पूछ रहा है।
आपके पास ऑप्शन है ब्याज भुगतान, सब्सिडी, पेंशन, वेतन। तो आप पढ़ के ही लग रहा होगा कि सभी राजस्व व्यय का भाग हैं, अर्थात ऑप्शन डी ये सभी। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के संदर्भ में कौन से कथन है, यही सही पूछ रहा है। यह अंशदान आधारित पेंशन योजना है, यह लाभार्थियों को बाजार आधारित प्रतिफल प्रदान करती है, यह सरकारी कर्मचारियों तक सीमित है। तो ऐसा तो है नहीं, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अंशदान है, तो एक अंशदान योजना है। इसका उद्देश्य क्या है, वृद्धावस्था आय, दीर्घ वृद्धि बाजार करना, वृद्धावय आय देना, ठीक है। तो ये कथन सही नहीं है, केवल कर्मचारी तक नहीं सीमित है, इस सब के लिए। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, ठीक है। धरोहर गोद ले योजना, एक धरोहर जो गोद लेने की योजना है उसके बारे में पूछा है। इस योजना को भारतीय पुरातत्व संरक्षण के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया, एकदम सही है, यहीं से लिया गया। इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्र के संस्थानों को धरोहर स्थल लेने के लिए आमंत्रित किया गया, यह भी सही है। और इस संस्थानों द्वारा किए गए कार्यों को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहल के रूप में गिना जाता है। ये तीनों प्रश्न पढ़ते ही बता दें, तीनों सही, अर्थात ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है आपका कि आधुनिक सार्वजनिक वित्त में कराधान के बारे में पूछा है कि किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कराधान के बाद, ये पूर्ण रोजगार की प्राप्ति हो, ठीक है, या मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना, आय और संपत्ति की असमानता की कमी, तो तीनों इसके उद्देश्य होते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी।